नियमित रूप से पूरी क्लासें पूरा मुगल काल या दिल्ली सल्तनत के जो भी टॉपिक होंगे वो सभी टॉपिक लेकर के आएंगे। आज की क्लास में मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल कब से कब तक? 1526 से 1707 तक। मुगल साम्राज्य या मुगल काल जो है ये रहा है अभी 1526 से 1707 तक। अब मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो बाबर को माना जाता है। तो आज अपने मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर जो है, बाबर एक ट्रांसऑक्सियाना यहां पर एक रियासत पड़ती है। कौन सी? फरगना। फरगना में बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को फरगना, ट्रांसऑक्सियाना की एक रियासत फरगना में बाबर का जन्म होता है। अगर इसके माता पिता की बात की जाए तो बाबर के पिता जो है वो उमर शेख मिर्जा थे। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता। अगर माता की बात की जाए तो बाबर की माता कुतलुग निगार खां, कुतलुग निगार खानम थी। यह थी बाबर की माता। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम थी। बाबरनामा के सापेक्ष अगर देखा जाए या तो उल्लेख मिलता है कि बाबर की दादी जो थी उनका उल्लेख भी बाबरनामा में कहीं ना कहीं मिलता है। उनका नाम था एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम, बाबर की दादी का उल्लेख भी यहां पर मिलता है। अब बाबर जो है ये एक महान योद्धा शासक हुआ है। योद्धा शासक होने के पीछे अगर देखा जाए इतिहासकारों के अनुसार तो बाबर जो है उसमें दो लड़ाकू जातियों का जो है रक्त का जो मिश्रण था वो था। अब बाबर अपने पिता की ओर से तो तैमूर नंग जो है, तैमूर तुर्क, उसका 5वां वंशज माना जाता है। तैमूर की ओर से, यानी कि पिता की ओर से तो तैमूर नंग का 5वां वंशज था। तथा अपनी माता की ओर से जो चंगेज खां हुआ है, चंगेज खां यानी कि चंगेज खां मंगोल था, उसका 14वां वंशज है। इस प्रकार से बाबर ने दो लड़ाकू जातियों के रक्त का मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। बाबर अपने पिता की ओर से तो तैमूर तुर्क का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका 14वां वंशज माना जाता है। अब बाबर जो है ये बचपन से ही कई युद्ध कलाओं में निपुण हो जाता है। किंवदंतियों के अनुसार बाबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबर जो है वो 7 वर्ष की आयु में ही कई युद्ध कलाओं में निपुण हो जाता है। बाबर मात्र 7 वर्ष की आयु में ही कई युद्ध कलाओं में निपुण हो गया था। बाबर ने 7 वर्ष की आयु में ही तीर चलाने, तलवार चलाने, चाकू चलाना, इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया था। बाबर 7 वर्ष की आयु में ही उत्तर पूर्व में स्थित एक विशाल साम्राज्य हिंदुस्तान के सपने देखने लगा था। अब वो उमर शेख मिर्जा वो सोचा करता कि या के औलाद जामगी पूरे दिन युद्ध में बिजी है, युद्ध अभ्यास में बिजी है। तो उमर शेख मिर्जा बाबर को कहा करते थे कि बेटा अकेले युद्ध कला आने से साम्राज्य का विस्तार नहीं होता है। तुझे तेरी प्रजा को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुझे तेरी जनता को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तुझे युद्ध में कई ऐसी कूटनीतियों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे तुम तेरे शत्रु को पराजित कर सको। अब उसके पश्चात जल्द ही बाबर को यह अवसर प्रदान होता है। जब बाबर 11 वर्ष का हुआ तो उनके पिता मिर्जा उमर शेख जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और 1494 में फरगना में बाबर का राज्याभिषेक जो है वो होता है। यानी 11 वर्ष की आयु में बाबर के पिता की मृत्यु होने के पश्चात 1494 में बाबर का राज्याभिषेक होता है। कहां पर? फरगना में। यानी कि 11 वर्ष की आयु में ही बाबर जो है
वो राज कार्य संभाल लेता है, शासक बन जाता है 11 वर्ष की आयु में। 1496 में इसने सर्वप्रथम समरकंद पर आक्रमण किया। बाबर जो है वो समरकंद को जीतना चाहता था। अब समरकंद का शासक उस समय इसी का चाचा था जो मिर्जा के नाम से था, ये बाबर का चाचा था। चाचा यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ पर बाबर को हार का सामना करना पड़ता है। बाबर देखो समरकंद जो है ये तैमूर की राजधानी था, तैमूरलंग है, और बाबर अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। तो पहला आक्रमण बाबर जो है वो समरकंद पर करता है। समरकंद पर बाबर के चाचा का आधिपत्य हुआ करता था। इसके पश्चात आगे चले तो बाबर जो है उसका एकमात्र सपना था कि एक विशाल साम्राज्य हिंदुस्तान पर मैं विजय हासिल करूंगा। लेकिन शासक बनते ही बाबर ने क्या किया, वो अपने बचपन के जो सपना था उसको भूल जाता है और उत्तर पूर्व की जो रियासतें हैं उन पर आक्रमण करने की बजाय उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण करना शुरू करता और बार बार वहां पर आक्रमण करता है। 1507 तक उसने देखो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में उस समय उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और कस्तुतुनिया इन रियासतों पर आक्रमण करता है। एक बार पुनः देखो, बाबर को एक ही सपना था बचपन में, क्या था कि वह उत्तर पूर्व में स्थित विशाल साम्राज्य हिंदुस्तान को प्राप्त करेगा। लेकिन शासक बनते ही उसने पहले समरकंद पर आक्रमण किया अपने चाचा पर और वहां पर मुंह की खाकर वापस आ जाता है। अब उसके पश्चात वह अपने जो बचपन का सपना था उत्तर पूर्व जो कि भारत या हिंदुस्तान, उसको भूल जाता है और उसकी जगह वह उत्तरी पश्चिमी रियासतें जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान तथा कस्तुतुनिया पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और यहां पर उसे विजय प्राप्त नहीं होती है इस क्षेत्र में। अब देखो बाबर जो है ये इसी में ही 1502 में ये जो उज्बेकिस्तान है इसका एक सरदार था। सरदार कौन था भाई? सेबानी खान। इधर लिख देते हैं, सेबानी खान कहां का सरदार था? उज्बेकिस्तान का सरदार हुआ करता था। 1502 में बाबर जो है वो आक्रमण करता है उज्बेकिस्तान पर। उस समय शासक था सेबानी खान। दोनों के मध्य सरायपुर का युद्ध होता है। सरायपुर का युद्ध कब हुआ भाई? 1502 में। सरायपुर का युद्ध किन किन के मध्य? सेबानी खान वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर जो है ये पराजित हो जाता है और सेबानी खान विजय रहता है। इसी युद्ध के समय सेबानी खान जो है वो बाबर की बहन को उठा ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। बाबर फिर आ गया। बाबर सोची कोई अच्छी बनी भाई आज तो, यहां भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। उसके पश्चात बाबर ने लगभग देखो इस समय बाबर ने इन ये जो रियासतें हैं यहां पर बाबर आक्रमण करता है 1494 से लेकर के 1507 तक। बाबर ने कई दफा यहां पर आक्रमण किए। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, कस्तुतुनिया यहां पर आक्रमण करता है, लेकिन बाबर ने कोई सफलता कौन मिली। तो बाबर सोचो यार भाग्य साथ जो है वो नहीं दे रहा है। अब 13 वर्षों तक लगातार बाबर जो है वो यहां पर प्रयास करता रहा, उसको साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पा रहा था। उधर चिंता ये हो गई कि इन 13 वर्षों में बाबर जो है उसकी तीन शादियां हो गई थी। 3 शादियां हो गई। 3 शादियां होने के पश्चात भी बाबर जो है उसके कोई संतान नहीं थी, यानी कि बाबर का कोई टाबर कौन था। बाबर सोचो भाई कोई भाग्य की बात हो गई, न तो साम्राज्य को विस्तार हो रहा है और न ही परिवार को विस्तार हो रहा है, कोई औलाद भी कोई नहीं। अब बाबर क्या करता है, परेशान होकर के
1507 में अपनी मिर्जा की जो उपाधि थी उसका त्याग करता है, मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है और बाबर जो है वो एक अपनी नई उपाधि धारण करता है। देखो 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया और एक नई उपाधि धारण करता है पादशाह की। पादशाह तुर्की भाषा का शब्द है, पादशाह जो है तुर्की भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादशाह। इसका फारसी में अर्थ देखा जाए तो क्या अर्थ होता है, बादशाह। यानी कि 1507 में अपनी जो पैतृक उपाधि थी मिर्जा उसको बाबर त्याग देता है। क्या पता इस उपाधि को त्यागने से ही कोई फल मिल जाए। अब इस उपाधि को त्यागता, नई उपाधि बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसका फारसी में अर्थ होता है बादशाह, यानी कि बादशाह की उपाधि धारण करता है। और चमत्कार समझो या कुछ भी समझो, बाबर के लिए तो ये सही हुआ। बाबर ने 1507 में इसको त्यागा और 1508 में बाबर के पुत्र प्राप्त होता है, लड़का होगा बाबर के। बाबर ने अपने लड़के का नाम रखा हुमायूं। ठीक बात, हुमायूं का फारसी में शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। यह नाम ही क्यों रखा, यह नाम इसलिए रखा कि काफी समय से बाबर जो है वो प्रयास कर रहे थे। जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कस्तूनिया या तुर्किस्तान, वहां पर काफी समय से बाबर जो है वो प्रयास कर रहा था, उसे सफलता नहीं मिल रही थी। इधर बाबर के कोई परिवार का विस्तार भी नहीं हो रहा था, न साम्राज्य का विस्तार हो, न कोई टाबर होया। तो बाबर ने मिर्जा की उपाधि 1507 में त्याग दी और 1508 में उसके पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उसने कहा कि ये बच्चा मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगा, तो उसका नाम बाबर ने हुमायूं रखा था। अब देखो ये वास्तव में ही बाबर के लिए भाग्यशाली साबित होता है। कहीं आओ गुरु जी। अब ये जो शैबानी खां था, 1 मिनट में मिटा देता हूं उसको, पूरा नए सिरे से आपको बताते हैं। हुमायूं के जन्म लेने के पश्चात हकीकत में ही हुमायूं जो है वो बाबर के लिए भाग्यशाली साबित होता है। कैसे साबित हुआ, मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था उसमें कड़ी टक्कर दे रहा था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का जो सरदार था, क्या नाम था, शैबानी खां। शैबानी खां से बाबर को कड़ी टक्कर मिल रही, ये बात अपने बीच हो चुकी है। उज्बेकिस्तान का सरदार था शैबानी खां। ये मैंने आपको बता दिया 1502 में जो सरायपुर का युद्ध हुआ उसमें भी शैबानी खां विजय हुआ था, बाबर को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब यहां पर घटना यह हुई, यो जो शैबानी खां था इसको यहाँ उज्बेकिस्तान का जो शासक था वो शैबानी खां को निकाल देता है वहां से। फिर शैबानी खां तुर्किस्तान वाले शासकों के पास जाता है, यानी कि शैबानी खां को कोई भी नहीं रखता है। तो शैबानी खां जो है ये परेशान होकर के बाबर के पास आता है, बाबर के पास आया और बाबर से कहा, देख बाबर कुछ भी हो भले तो की कह जीजो तो तेरो मैं ही लागू। तो बाबर ने कहा कोई बात नहीं, जो बात बीत गई सो बात गई। अब बाबर जो है ये साथ प्राप्त करता है किसका, शैबानी खां का, जो कि एक ताकतवर सरदार के रूप में जाना जाता था। सबसे कड़ी टक्कर शैबानी खां ही दे रहा था बाबर को और ये इसके साथ हो गया। हाँ, अब देखो क्या घटना। शैबानी खां ने बाबर को 2 चीजें सिखाई। एक तो 2 युद्ध कलाएं सिखाता है, तुलकमा पद्धति, तुलकमा पद्धति जो कि उज्बेकों से सीखी गई थी। ये तुलकमा पद्धति क्या होती है, सेना को 2 टुकड़ों में बांटकर युद्ध में भेजना, सेना को 2 भागों में बांटकर आक्रमण कराना तुलकमा पद्धति कहलाता है। ये शैबानी खां ने सिखाई किसको, बाबर को। बाबर बोले तो बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी जो चीज थी वो थी तोपखाना। तोपखाना ये किसकी देन है, एक बार फर्स्ट पीरियड में पूछा हुआ था, ईरानियों की देन है, ईरानियों की देन है। देखो वैसे तोपखाना जो है
ये कुस्तुतुनिया के शासकों की देन है। कुस्तुतुनिया से ये कला जो है ये ईरानियों ने सीखी थी और ईरानियों से ये कला बाबर ने सीखी। अब यहाँ पर ये दोनों कलाएं बाबर को सिखाता है, तुरुगमापत्ती और तोपखाना, यानी कि सेबानी खां का साथ मिल जाता है बाबर को। बाबर ने कहा अब तो ठीक है। अब बाबर पुनः प्रयास करता है एक बार। कब करता है भाई? 1512 में। 1512 में बाबर जो है कुल ए मलिक एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? कुल ए मलिक का युद्ध है। इसमें ये युद्ध हुआ बाबर वर्सेस उबैदुल्ला खां के मध्य युद्ध होता है। बाबर को जब सेबानी खां का साथ प्राप्त हो गया, उसके पश्चात बाबर ने दो युद्ध कलाएं जो है वो सीखी। एक तो तुरुगमापत्ती जो कि उज़्बेकों द्वारा सीखी गई थी, जो सेना को दो भागों में बांटकर काम में लिया जाता है। एक तोपखाने का प्रयोग जो कि ईरानियों से सीखा था। ये दोनों युद्ध कलाएं सेबानी खां जो है ये बाबर को सिखाता है। अब बाबर ने इसका साथ पाते ही एक युद्ध लड़ा। युद्ध का नाम था कुल ए मलिक का युद्ध, जो कि अफगान क्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध हुआ बाबर व उबैदुल्ला के मध्य। इस युद्ध में बाबर जो है उसने इस कलाओं का सही से प्रयोग नहीं किया और बाबर जो है वो पराजित हो जाता है। तो बाबर सोची यारो, दो युद्ध कलाओं में निपुण हो गए, दो युद्ध कलाएं भी अपना ली और एक अच्छा सरदार जो है वो भी मेरे पास है सेबानी खां। उसके पश्चात भी मैं उबैदुल्ला खां से यहाँ पर कुल ए मलिक के युद्ध में पराजित हो गया। इसका मतलब मुझ में कमियां क्या हैं, उनका सुधार करना पड़ेगा। तो बाबर जो है वो 1512 के पश्चात 1519 तक चुप रहा। अब 1519 में चलते हैं आगे। देखो इस बात को पुनः देखो, मुगल काल पढ़ रहे हैं। अब उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में जो उज़्बेकिस्तान था वहां का सरदार था सेबानी खां। याद रखना, सेबानी खां जो है, सेबानी खां और बाबर के मध्य 1502 में सरायपुर का युद्ध होता है, जिसमें सेबानी खां विजय होता है। उसमें बाबर की बहन को उठा करके ले जाता है। उसके पश्चात सेबानी खां को उज़्बेकिस्तान का शासक जो है वो निकाल देता है और सेबानी खां स्वयं चल करके बाबर के पास आता है और दोनों में संधि हो जाती है। सेबानी खां बाबर को ये दो युद्ध कलाएं तुरुगमापत्ती और तोपखाना जो है ये सिखाता है। उसके पश्चात सेबानी खां को साथ लेकर के 1512 में कुल ए मलिक का युद्ध हुआ बाबर और उबैदुल्ला के मध्य। उसमें उबैदुल्ला जो है वो विजय रहता है और बाबर पुनः हार जाता है। 1512 से लेकर के 1519 तक बाबर जो है वो विचार विमर्श में लगा रहा। अब 1519 में बाबर क्या करता है उस बात को आप अच्छे से समझना। तो वहां से प्रश्न जो है वो कई दफा एग्जाम में आया है। आगे चलते हैं 1519 में। ये 1519 की बात है। भारत का जो पंजाब का एक क्षेत्र था, पंजाब वाले क्षेत्र में यहां पर एक गांव पड़ता था बाजौर। मैं थोड़ा बीच में ले आता हूं इसको। 1519 की बात है। भारत का पंजाब वाला जो क्षेत्र था यहां पर बाजौर गांव पड़ता था, बाजौर। और बाजौर गांव के पास ही बेहरा का किला बना हुआ था, बेहरा का किला। यहां पर बाजौर और बेहरा के किला जो है, ये जो एरिया था, यहां पर एक कबीलाई जनजाति निवास करती थी, जो कि बदमाश प्रवृत्ति की जनजाति थी। कौन सी थी? यूसुफजई जाति जो है, एक कबीलाई जाति, वो यहाँ पर निवास करती थी। और ये जाति जो क्या करती थी, बाजौर और बेहरा के आसपास की जो जाति थी, ये जो फरगना था जहां पर बाबर का आधिपत्य था, इस एरिया में लूटपाट करते, वहां पर धन दौलत लूट करके वापिस आ जाते। अब यहाँ की जनता ने बाबर से कहा कि हमें एक जाति के लोग हैं जो कबीलाई जाति, लड़ाकू जाति, भयानक जाति है, जो कि हमें परेशान कर रही है। तो बाबर ने एक अभियान चलाया था इसमें, जैसे भारत का पंजाब का एरिया था यहाँ पर। अब बाबर ने सेबानी खां को साथ लेकर के इनको सबक सिखाने के लिए 1519 में
यह भारत पर पहला आक्रमण था भाई, यह भारत पर पहला आक्रमण था किसका? बाबर का। बाबर आक्रमण करता है बाजौर पर और वहां पर तहस महस करके बेरा के किले को भी जीत लेता है। कब था ये? 1519 में। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, याद रखियो कि भारत पर बाबर का पहला आक्रमण कहां हुआ, ये पूछे तो पंजाब क्षेत्र में बाजौर पर किया था। किस जाति के विरुद्ध किया अभियान चलाया? यूसुफ जई जाति के विरुद्ध। अब इसी समय बाबर ने भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया था। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया किस क्षेत्र में? बाजौर और बेरा के किले को फतेह करता है। अब यहां पर आकर के शैबानी खां से पूछता है बाबर कि ये कौन सा एरिया है। तब शैबानी खां ने कहा कि हम खड़े हैं हिंदुस्तान की जमीन में। यह हिंदुस्तान है जनाब। हिंदुस्तान का नाम सुनते ही बाबर को बचपन की याद आ गई। और यारो का हिंदुस्तान, ये तो मेरा बचपन का सपना था, एक जुनून था कि हिंदुस्तान पर मैं कब्जा करूंगा। ये मैं कहाँ आ गया? हिंदुस्तान। लेकिन बाबर को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान जो है इसका केंद्र कहाँ से संचालित हो रहा है, इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ पर कौन शासक है और किसकी सत्ता चल रही है। अब बाबर जो है इसने कहा कि पुनः यहाँ आएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का संचालन कहाँ से हो रहा है। तो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो अपन विजित हो गए। अब यहाँ से लौटते समय बाबर जो है वो लूटपाट करके निकल जाता है। लूटपाट करके निकलेगा तो लोगों की नजर में क्या होगा? वो एक लुटेरा है। एक लुटेरे के समान हो गया, यानी कि यहां पर आया, आक्रमण किया, लूटपाट की ओर निकल जाता है। तो और अन्य शासकों की नजर में बाबर एक लुटेरा बन जाता है। अब देखो, बाबर को तलाश है भारत के केंद्र की, कि भारत का केंद्र कहां से संचालित हो रहा है और वहां पर कौन शासक है, उसकी कितनी शक्ति होगी, लगभग उसके पास कितनी सेना है, ताकि मैं वहां आक्रमण करूं और पूरा जो हिंदुस्तान है उस पर मैं साम्राज्य स्थापित करूं, वहां पर मेरी सत्ता जो है वो कायम हो जाए। अब इधर अगर बात की जाए तो भारत में उस समय केंद्र बना हुआ था दिल्ली, और दिल्ली की उपशाखा आगरा को बना रखा था। ये उपशाखा और मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली जो है ये था। यहां पर एक लोधी वंश का शासन चल रहा था और शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यहाँ का शासक था। इब्राहिम लोधी शासक था। अब यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ उस बात को मैं इसको मिटा करके आप लोगों को बता देता हूं। भारत का जो केंद्र था वहां पर सत्ता स्थापित थी लोधी वंश की, और लोधी वंश में भी दिल्ली पर राज कर रहा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना और एक विशाल साम्राज्य जो था वो लिए बैठा था। जैसे ये हो गया दिल्ली, यहां से संचालित हो रहा था। यहां शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यहां का शासक था। एक उपशाखा बना रखी थी, क्या थी? आगरा। अब क्या ये कहां से आ गई? क्योंकि उनका संबंध बाबर से रहेगा। इसका चाचा था इब्राहिम लोधी का, उसका नाम था आलम खान। आलम खान इब्राहिम लोधी का चाचा